हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। वंदे मातरम। हम आज एक नए टॉपिक के साथ में आपके साथ मिल रहे हैं। उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने पहले किया था यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर के बारे में या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में हमने अध्ययन किया था। और इसके बाद में हम आगे आज यहाँ पढ़ेंगे दूसरा जो पार्ट है आहार नाल का, कि मानव के पाचन तंत्र में आपको बताया था कि एक ग्लैंड है, वो एक संरचना है वो आहार नाल है। दूसरी संरचना पाचन तंत्र में जो हेल्पफुल स्ट्रक्चर है वो पाचक ग्रंथियां है। पाचक ग्रंथियों में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर देयर आर 3 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। तो इसमें जो 3 प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है वो 3 प्रकार की कौन कौन सी ग्लैंड है उस ग्लैंड के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जिसमें नंबर 1 ग्लैंड यहाँ पर बताई गई है कि ये जो जितनी भी ग्लैंड है वो ग्लैंड सभी कहाँ पाई जाती है, अपने बक्कल केविटी के सराउंडिंग पाई जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो पाचक ग्रंथियां हैं वो कहाँ होती है, कौन सी होती है। तो नंबर की बात करें हम यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर लार ग्रंथि, नंबर 2 यहाँ पर लीवर और नंबर 3 यहाँ पर पेनक्रियाज। मेजर तौर पे यहाँ पर बड़े तौर पर 3 प्रकार की ग्लैंड यहाँ पर होती है, उपस्थित होती है। उसमें हम यहाँ पर करेंगे कि लार ग्रंथियां कहाँ उपस्थित होती है, उसकी लोकेशन क्या है, लीवर की लोकेशन क्या है और इसके बाद में पेनक्रियाज की लोकेशन क्या है, ये हम यहाँ पर आज स्टडी करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर रहेगा जो जिसके नीट के अंदर क्वेश्चन अक्सर क्या है पूछा जाता है। या इसके अलावा माइनर ग्रंथियों के रूप में भी यहाँ पर पाई जाती है। माइनर ग्रंथियों में यहाँ कौन कौन सी है, तो आप कहोगे यहाँ अपने चिक है उसके ऊपर, जीभ के ऊपर भी यहाँ पाचक ग्रंथियां उपस्थित होती है। इसके अलावा आंतरिक पाचक ग्रंथियां और गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो भी यहाँ पाचन की क्रिया में सहायक होती है, जो सहायक पाचक ग्रंथियां है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बड़े तौर पे जो पाचक ग्रंथियां उपस्थित होती है वो 3 प्रकार की है। जिसे फर्स्ट ग्लैंड को आप कहोगे, हम कहेंगे यहाँ पर जो लार ग्रंथि है मुख में पाई जाती है। सेकंड टाइप की जो ग्लैंड है वो लीवर है और तीसरे प्रकार की जो ग्लैंड है वो पेनक्रियाज है, जिसे अग्नाशय के नाम से जानते हैं। तो ये जो संरचनाएं है, ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इन डाइजेस्टिव ग्लैंड की संरचना आज हम करेंगे। और जिसमें से अक्सर एग्जामिनर है वो नीट के अंदर क्वेश्चन पूछता है और इसके अलावा बोर्ड के एग्जाम में भी इसके क्या क्वेश्चन अक्सर आते हैं यहाँ। तो हम बड़े अच्छे तरीके से आप यहाँ पर आज स्टडी करेंगे इसका। तो आप अपना कंसंट्रेशन पूरा बोर्ड के ऊपर बनाए रखें। पूरा लेक्चर है बहुत अच्छी तरह से आप क्या है इसको सुने और साथ में आप नोट भी करें, जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो उसे आप नोट भी करें। तो हम क्या है आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जो अपनी जो ग्लैंड है उस ग्लैंड को हम कहेंगे लार ग्रंथियां या सेलेवरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो सेलेवरी ग्लैंड क्या है, कैसी है, इसी प्रकार यकृत जो है वो दूसरे प्रकार की ग्लैंड है, वो क्या है, कैसी है, किस प्रकार की संरचना होती है और कहां पाई जाती है। तो ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद में तीसरे प्रकार की जो ग्लैंड अग्नाशय है या पेनक्रियाज है, ये किस प्रकार की होती है, शरीर में कहां उपस्थित होती है और क्या कार्य कर रही है, पाचन में किस प्रकार से सहायक है। तो एक्चुअल में जो 3 प्रकार की ग्लैंड है, इसमें लार ग्रंथियों के द्वारा जो रस स्रावित किया जाता है इसे लार कहेंगे और इसमें पाचक रस पाया जाता है, भोजन का पाचन करता है। जबकि यकृत है वो यहाँ पर एक ऐसी जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, बड़ी ग्रंथि है, जो भोजन का पाचन खुद नहीं करती है लेकिन पाचन की क्रिया में सहयोग करती है। इसी प्रकार अग्नाशय जो है एक ऐसी ग्लैंड है जो पाचन तो करती है लेकिन इसके साथ में दूसरा कार्य भी करती है, जो एंडोक्राइन का फंक्शन भी यहाँ पर करती है, जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का है वो नियंत्रित करने में यहाँ पर सहायक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। इन तीनों ग्रंथियों में सबसे बड़े आकार की जो ग्रंथि होती है वो लीवर या यकृत होती है, जिसकी हम डिटेल करेंगे यहाँ पर। तो इस पॉइंट के द्वारा बता सकते हैं कि यकृत शरीर की सबसे बड़े आकार की ग्रंथि है, बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, जबकि अमाशय की भित्ति में कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जो पाचन की क्रिया में सहायक है, इसे जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। इसी प्रकार छोटी आंतर की भित्ति में भी कुछ ग्लैंड पाई जाती है जो भोजन के पाचन में सहायक है, इसे आंतरीय ग्रंथियां कहते हैं या इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ कि इन 3 ग्रंथियों के अलावा शरीर में अपने भोजन के पाचन के लिए और कौन कौन सी ग्रंथियां कहां कहां होती है। तो आप कहोगे अमाशय की दीवार में, अमाशय की भित्ति में पाई जाती है ग्रंथियां, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहेंगे। इसी प्रकार छोटी आंतर की भित्ति में, छोटी आंतर की दीवार में ग्रंथियां पाई जाती है जो भोजन के पाचन में सहायक है। इन ग्रंथियों को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, आंतरिक ग्रंथियां कहते हैं, जो सक्कस एंटेरिकस स्रावित करती है और जठर ग्रंथियां जठर रस है, गैस्ट्रिक रस है, उसका स्राव करती है। तो
ये बात हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वन बाई वन अपन करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर सिलेवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये। पहला लार ग्रंथियों का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियों की लोकेशन क्या है, लार ग्रंथियों की स्थिति क्या है, ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब आप क्या कहोगे, अपन अधूरा या कम ज्ञान यदि अपने पास में है, थोड़ा सरसरी नजर से पढ़ा हुआ है, तो आप सब ये कहोगे कि लार ग्रंथियां अपने मुख गुहा में पाई जाती है, और ये ऑप्शन भी मिलता है कि लार ग्रंथियां मुख गुहा में पाई जाती है, और ये अपना आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि लार ग्रंथियां शरीर में कहां पाई जाती है। तो अपना आंसर जो सरफेसली अपन जो आंसर देते हैं, ये दे देते हैं कि लार ग्रंथियां मुख गुहा में पाई जाती है, जो आंसर गलत होता है। एक्चुअल में लार ग्रंथियां मुख गुहा में पाई नहीं जाती है, लार ग्रंथियां मुख गुहा में खुलती है। पाई कहां जाती है, तो सराउंडिंग दी बक्कल कैविटी अपन कहेंगे, मुख गुहा के बाहर की तरफ ये ग्लैंड है वो उपस्थित होती है। ये ग्लैंड है चिक के पास में या चिक में, और अपने जबड़े के अंदर है ये ग्रंथियां, जबड़े के जॉइंट में अंदर ये उपस्थित होती है, अराउंड दी बक्कल कैविटी हम कह सकती है। तो लार ग्लैंड है, लार ग्रंथियां कहां पाई जाती है कि मुख गुहा के बाहर की साइड में, अराउंड दी बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के ये आपके पास में ऑप्शन मिलेगा, बक्कल कैविटी के चारों तरफ है वो पाई जाती है, लेकिन बक्कल कैविटी में नहीं होती, बक्कल कैविटी में ये किसी डक्ट के द्वारा खुलती है यहाँ। तो इस प्रकार से लार ग्रंथियों की एक पोजीशन का, लोकेशन का क्वेश्चन यहाँ पर आता है। अपने शरीर में लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। अपने जो बक्कल कैविटी है, मुख गुहा है, उस मुख गुहा में जो लार ग्रंथियां है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पैरोटिड ग्रंथि, नंबर 2 सबलिंगुअल ग्रंथि, और नंबर 3 यहाँ पर सब मैक्सिलरी ग्रंथि। या पैरोटिड ग्रंथि को हिंदी में कहते हैं कर्णमूल ग्रंथि, और इसको अधोजीवा ग्रंथि, और इसको अधोहनु ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ये 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं, तीनों ग्रंथियां बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजीवा ग्रंथि और अधोहनु ग्रंथि जिसे हम कह रहे हैं यहाँ। तो ऐसी जो ग्रंथियां है ये क्या कर रही है कि लार जो है वो उसका स्राव कर रही है। यहाँ पर तीनों की स्थिति आपसे पूछ सकते हैं कि तीनों कहां कहां उपस्थित होती है, तो आपको इसकी पोजीशन का, स्थिति का पता होना चाहिए। जो सबसे पहले जो ग्रंथि है वो यहाँ पर कह सकते हैं अपन पैरोटिड ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड कहां पर होती है तो आपको पता होना चाहिए। आपसे सबलिंगुअल ग्लैंड की बात करें तो ये कहां होती है इसका पता होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ सब मैक्सिलरी ग्रंथि या सब मैंडिबुलर ग्रंथि की बात करें, इसकी लोकेशन कहां होती है तो पता होना चाहिए। तो 1 बाई 1 अपन यदि करेंगे, यहाँ जनरली हम अपने माउथ की बात करें यहाँ, तो इस ग्रंथियां की पोजीशन अपन ले तो इस प्रकार से अपने यहाँ ये मान लो यहाँ पर अपना ये स्थिति हम यदि बनाए तो ये माउथ है यहाँ, और ये नेजल है पोर है यहाँ पर, और ये माउथ है। इस माउथ के अंदर यहाँ पर कहा ये ग्लैंड पाई जाती है, तो आप देखिएगा इस माउथ के अपने जो लेटरली है यहाँ पर इस प्रकार से ये ईयर की स्ट्रक्चर में यहाँ बना रहा हूं, ये ईयर यहाँ प्रेजेंट है यहाँ। तो सबसे पहले प्रकार की ग्रंथि है वो यहाँ पर इस ईयर के पास में, यहाँ इस प्रकार की ये ग्रंथि एक छोटी ग्रंथि है जो पाई जाती है। इस ग्रंथि को हम यहाँ पर कहेंगे पैरोटिड ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड को पैरोटिड ग्लैंड के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार दूसरी ग्रंथि है जिसे हम कहेंगे अधोजीवा सबलिंगुअल ग्रंथि। इसका मीनिंग है जीभ के नीचे, ये जो निचले वाला जबड़ा है इस जबड़े के ऊपर यहाँ पर पाई जाती है जीभ पाई जाती है। ये इस प्रकार से जीभ उपस्थित होती है और नीचे जुड़ी रहती है। इसके ठीक नीचे इस प्रकार से एक ग्लैंड उपस्थित होती है, और ये ग्लैंड है यहाँ पर, ये ग्लैंड है यहाँ पर जीभ के ठीक नीचे, यहाँ कुछ नलिकाओं के द्वारा यहाँ पर खुलती है, जिसे हम सबलिंगुअल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इस ग्लैंड को सबलिंगुअल ग्लैंड कहेंगे। इसी प्रकार तीसरे प्रकार की ग्लैंड है जो दोनों जबड़ों के नीचे की तरफ है। ये ऊपरी जबड़ा है और ये नीचे वाला जबड़ा है, उन दोनों जबड़ों के जॉइंट के स्थान पर इस प्रकार की एक ग्लैंड है। इसे सब मैक्सिलरी, इस ग्लैंड को आप कहोगे सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और या सब मैंडिबुलर ग्लैंड के नाम से भी इसे जान सकते हैं, इसे कह सकते हैं। ये तो आपके पास में यहाँ पर 3 प्रकार की ग्लैंड हुई, ग्लैंड नंबर 1, ग्लैंड नंबर 2, ग्लैंड नंबर 3। इनकी लोकेशन आपको पता चला।
इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्कल कैविटी आपकी ये यहां से लेकर और यहां तक ये बक्कल कैविटी है, इधर पीछे की साइड में बैक पोर्शन ऑफ द बक्कल कैविटी है। तो आप यहां पर देखिएगा, हमें हमारी डेफिनेशन क्या है लाल ग्रंथि की, कि लाल ग्रंथियां सिलेवरी ग्लैंड है, कभी भी बक्कल कैविटी में नहीं होती, बक्कल कैविटी के सराउंडिंग होती है, अराउंड होती है, बक्कल कैविटी के बाहर की साइड में उपस्थित होती है यहां पर, लेकिन बक्कल कैविटी में खुलती है किसके द्वारा, डक्ट के द्वारा। ये जो ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है, पेरोटिड ग्लैंड है, ये एक नलिका के द्वारा यहां पर खुलती है ऊपरी जबड़े के जो सेकंड मोलर टीथ है, ये मान लो टीथ है, इस टीथ को अपन कहेंगे सेकंड मोलर टीथ, सेकंड मोलर टीथ कहेंगे, और यहां पर इसके पास में ये खुलती है। इसी प्रकार जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो जीभ के नीचे यहां पर एक डक्ट के द्वारा खुल रही है, और सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, ये भी यहां पर आप देखोगे यहां नीचे वाले जबड़े में इंसाइजर के पास में यहां पर खुल रही है, इंसाइजर है यहां पर, इंसाइजर के पास में खुल रही है, तो अपन कहेंगे ये इंसाइजर है, नीचे वाला जबड़ा है इंसाइजर, इसके पास में खुल रही है। तीनों ग्लैंड है, तीन प्रकार की विशेष डक्ट के द्वारा यहाँ पर ओपन होती है। सेकंड मोलर के पास में खुलने वाली जो डक्ट है, इस डक्ट को अपन यहाँ पर पेरोटिड डक्ट, पेरोटिड डक्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पेरोटिड खुलेगी, यहाँ पर सब लिंगुअल ग्लैंड है, ये इसके पास में जो ये डक्ट है, इस डक्ट को हम कहेंगे यहाँ पर रिवीनस डक्ट, रिवीनस डक्ट भी कहेंगे यहाँ। और सब मैक्सिलरी डक्ट है, यहां जो ये खुलती है, इस डक्ट को हम यहाँ वाल्टन डक्ट, वाल्टन डक्ट कहेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से एक यहाँ कॉम्प्लेक्स बनता है। आप देखिएगा यहाँ क्या बना, एक बक्कल कैविटी के चारों तरफ एक कॉम्प्लेक्स बना, और ये कॉम्प्लेक्स कंटिन्यू है, वो लार का स्राव करती है, सलाइवा का स्राव करती है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये जो सिलाइवा है वो अपने बक्कल कैविटी में निरंतर आती रहती है, कंटिन्यू आती रहती है, और अपने भोजन की पाचन की क्रिया में सहायक है। सिलाइवा मुख्य रूप से भोजन का जो पाचन करती है वो सेलुलोज का पाचन सेलुलोज का कुछ जीवों में पाचन होता है, लेकिन अपने अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं होता। अपना जो मुख्य जो भोजन होता है वो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो स्टार्च अपन लेते हैं, इस स्टार्च का 30% पार्ट है वो यहाँ पर लार के द्वारा स्रावित किया जाती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हो कि कितना परसेंट है वो स्टार्च का डाइजेशन यहाँ बक्कल कैविटी या लार के द्वारा होता है। तो 30% स्टार्च है, उसका डाइजेशन यहाँ पर लार के द्वारा या सलाइवा के द्वारा होता है। तो ये बात हम यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ देखेंगे तो ये एक यहाँ पॉइंट बना यहाँ कि भिन्न भिन्न जो ग्लैंड है वो कहाँ उपस्थित होती है। तो आप कहोगे यहाँ पेरोटिड ग्लैंड है वो चेहरे के पार्श्व में उपस्थित होती है, अपना फेस होता है, फेस के पार्श्व में कहाँ पर, ईयर के नीचे, या ईयर है या ये कान है, ये इसके नीचे यहाँ पर जबड़े में उपस्थित होती है, या स्किन के अंदर यहाँ धंसी रहती है। तो इस प्रकार की ग्लैंड को हम कहेंगे पेरोटिड ग्लैंड कहेंगे। नंबर कितने होते हैं, क्वेश्चन दूसरा यहाँ पूछा गया है कि सिलाइवा ग्लैंड के नंबर कितने होते हैं। तो आंसर ध्यान रखिएगा, सिलाइवा ग्लैंड के नंबर है वो 6 होते हैं, यहाँ पर 6 नंबर होते हैं, या अपन कह सकते हैं 3 जोड़ी 3 पेयर ग्लैंड है ये उपस्थित होती है, इसलिए इसके नंबर 3 जोड़ी है। तो आप क्या कह सकते हो, 3 जोड़ी लिख दो या 6 लिख दो यहाँ पर, क्योंकि दोनों साइड में पेरोटिड ग्लैंड एक राइट साइड में है तो एक साइड यहाँ पर लेफ्ट साइड में है। इसी प्रकार आप देखोगे जो सबलिंगुअल ग्लैंड है ये भी एक जोड़ी है, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड है ये भी एक जोड़ी है। तो सभी एक एक जोड़ी यहाँ पर सिंगल या 1 पेयर ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो नंबर ऑफ सलाइवा ग्लैंड इन द बक्कल कैविटी अराउंड द बक्कल कैविटी, तो आंसर आएगा यहाँ पर 3 पेयर ऑफ सलाइवा ग्लैंड अराउंड द बक्कल कैविटी, एंड these glands are open into the buccal cavity by various type of duct like Stenson duct, like Reverus duct, like Wharton duct। तो ये यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना। तो पहला यहाँ क्वेश्चन था पेरोटिड जो डक्ट है वो ओपन हो रही है, पेरोटिड ग्लैंड जो ओपन हो रही है यहाँ पर किसके द्वारा, यहाँ तो चेहरे के पार्श्व में यहाँ उपस्थित होती है, जिसे अपन पेरोटिड डक्ट भी कहते हैं या स्टेंसन डक्ट के नाम से भी जानते हैं। दूसरी सबलिंगुअल ग्लैंड है वो जीभ के ठीक नीचे आपको बताया उपस्थित होती है, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड है वो निचले जबड़े के बीच में यहाँ पर उपस्थित होती है। तो ऐसे एक लोकेशन का आपके पास में अच्छा क्वेश्चन है वो यहाँ पर तैयार होता है। इसी प्रकार आगे 1 बाय 1 अपन देखें, एक डायग्राम के द्वारा यहाँ पर देखें
तो आपके पास में ये डायग्राम बता रहा है, ये एक बड़े आकार की ग्रंथि है जिसे हम पैरोटिड ग्लैंड कहेंगे। दूसरी यहाँ पर ग्लैंड है, ये यहाँ पर ग्लैंड है, इसे सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहेंगे। और तीसरी यहाँ सब लिंगुअल ग्लैंड है। तो ये तीनों ग्लैंड है यहाँ पर बताई गई है, दर्शाई गई है। अपने जबड़े के या अपने बक्कल कैविटी के अराउंड में ये ग्लैंड उपस्थित होती है। इसी प्रकार आगे चलेंगे हम तो ईच ग्लैंड की संरचना हम देखेंगे। तो पहली यहाँ फर्स्ट ग्लैंड है कर्णपूर्व ग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि जितनी भी ग्लैंड है उसके द्वारा यहाँ पर जो बनाया जाएगी, निर्माण किया जाएगा, स्राव किया जाएगा सलाइवा का। अब जो सलाइवा स्रावित की जाती है, कौन सी ग्लैंड कितना प्रतिशत सलाइवा बनाती है, ये एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। तो भिन्न भिन्न ग्रंथियां भिन्न भिन्न यहाँ पर सलाइवा का सीक्रेशन कर रही है, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा जो सलाइवा, टोटल सलाइवा बनाया जाता है उसका 25% सलाइवा पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा। 1 by 1 यदि ग्लैंड करें अपन तो ये क्या थी, यहाँ ईयर था। इस ईयर के पास में यहाँ पर है बड़े आकार की जो ग्लैंड है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है ईयर के पास में, यहाँ ये ईयर है, इसके पास में स्थित है। इस ग्लैंड को हम कहेंगे पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड है। तो अब आपके ध्यान में रहेगा पैरोटिड ग्लैंड है वो कहां प्रेजेंट होती है, तो कान के पास में, ईयर के पास में उपस्थित होती है। ईयर अपने पास में 2 है तो पैरोटिड ग्लैंड के नंबर भी यहां पर 2 होंगे। ये फिर यहां पर मैं यहां बताऊं, ये अपनी बक्कल कैविटी है सपोज। इस बक्कल कैविटी में बैक पोर्शन में यहां पर मोलर टीथ है, ये मोलर टीथ है, ऊपरी जबड़े का मोलर टीथ है। इस टीथ को हम कहेंगे मोलर। मोलर आपके पास में ऊपरी जबड़े में एक साइड में यहां पर 3 होती है, तो ये सेकंड मोलर है। यहाँ इस सेकंड मोलर के पास में यहां पर यह डक्ट आके खुलती है ऐसे, इस प्रकार से। इसकी लेंथ है लगभग 5 सेंटीमीटर लंबाई की ये डक्ट है। इस डक्ट को हम यहाँ पर पैरोटिड डक्ट या स्टेंसन डक्ट के नाम से भी जानते हैं। स्टेंसन डक्ट या पैरोटिड डक्ट कहेंगे यह। तो इस प्रकार से यहाँ एक और अच्छा क्वेश्चन बन गया। तो ये जब लोकेशन आपके ध्यान में रहेगी कि ये आपके ईयर है, ईयर के समीप ये प्रेजेंट है और यहाँ डक्ट बनती है, एक्सटेंशन डक्ट है। और सेकंड मोलर है यहाँ पर, कौन सा मोलर टीथ है, ऊपरी जबड़े का सेकंड मोलर टीथ है, इसके समीप है वो ये खुलती है और निरंतर अपने स्राव के द्वारा एक पदार्थ स्रावित करती रहती है। ये एक पदार्थ बनता है और ये पदार्थ यहाँ से यहाँ इसके अंदर आता रहता है। यहाँ पर इसे पदार्थ को हम कहेंगे सलाइवा या लार कहेंगे। और इस लार के अंदर है वो एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है। इस एंजाइम को टाइलिन एंजाइम, ऐसे एंजाइम को टाइलिन एंजाइम या लारिये एमाइलेज एंजाइम, टाइलिन एंजाइम या लारिये एमाइलेज एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसको हमें डिस्क्राइब कर सकते हैं जहां से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये सब बातें हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रही हैं। तो ये कुछ यहाँ क्वेश्चंस बन रहे थे कि ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, ग्लैंड से कौन सी डक्ट जुड़ी रहती है और यहाँ कहाँ खुलती है, और इसके द्वारा जो स्रावित द्रव्य है उस द्रव्य में कौन सा एंजाइम सर्वाधिक होता है। तो लारिये एमाइलेज अधिकांश मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सलाइवा है, उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एमाइलेज एंजाइम है, सलेवरी एमाइलेज एंजाइम है, वो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कई बार आप देखिएगा इस ग्लैंड के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है। यहाँ पर कोई मान लो यहाँ कोई वायरस का इन्फेक्शन हो गया, इस ग्लैंड के अंदर कोई वायरस आ गया, ये मैं यहाँ एक डॉट डॉट बता रहा हूं, ये हो सकता है कोई वायरस है, इस वायरस का इन्फेक्शन हो गया। वायरस इन्फेक्शन होने से इस ग्लैंड के अंदर इस प्रकार से सूजन आ जाता है, ऐसे सूजन आ जाएगा और ये ग्लैंड यहाँ फूल जाएगी। जैसे ही ग्लैंड फूलती है या वायरस इन्फेक्शन से, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है अपना, जो लेटरली पार्ट है अपना, ये जो यहाँ नेक के पास का जो पार्ट है, इसमें यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इसमें यहाँ पर सूजन आ जाएगा और सूजन आ जाएगा तो अपने यहाँ तेजी से उसके कारण दर्द महसूस होता है। ऐसे डिजीज को हम, ऐसे रोग को, ऐसे वायरस के संक्रमण से उत्पन्न होने वाले रोग को हम मम्प्स के नाम से जानते हैं। मम्प्स या कनफड़े, हिंदी में इसे कनफड़े रोग या मम्प्स रोग कहते हैं। ये तो कनफड़े रोग है वो
किससे संबंधित है? इस पैरोटिड ग्लैंड के से संबंधित है। यहाँ पर जो वायरस के संक्रमण से यहाँ होता है ये, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए आजकल है बच्चों में, जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो एक वैक्सीन लगाई जाती है। इस वैक्सीन को हम कहते हैं MMR वैक्सीन कहते हैं। तो MMR का मीनिंग है यहाँ पर मिजल्स, M फॉर मिजल्स, M फॉर मम्स और M फॉर रूबेला। तो ये तीन जो वायरस हैं, इन तीन वायरस का एक सम्मिलित जो टिक्का बनाया गया है, वैक्सीन बनाई गई है, उस वैक्सीन को हम कहेंगे यहाँ पर MMR कहेंगे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि MMR क्या है। MMR एक वैक्सीन का नाम है जो 3 रोगों के वायरस के प्रति अगेंस्ट के लिए ये बाल्यकाल प्रावस्था में शिशु जन्म के पश्चात ये वैक्सीन है या लगाई जाती है, और गर्भावस्था में ये वैक्सीन मदर की भी लगाई जाती है ताकि भविष्य में बच्चे में ये रोग न हो। यहाँ तो ये इस प्रकार से हमें इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक स्लाइड बनाई गई है। ये क्या कह रही है कि जो अपन कर्ण पूर्व ग्रंथि है पैरोटिड ग्लैंड को यहाँ डिस्क्राइब करे, तो ये कह रही है ये सबसे बड़ी लाल ग्रंथि है, चेहरे के पार्श्व में स्थित होती है और कान के ठीक नीचे स्थित होती है। चेहरे के पार्श्व में और कान के ठीक नीचे स्थित होती है। इसके बाद में ये ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड है या पैरोटिड डक्ट से, या आप कहोगे स्टेंशन डक्ट के द्वारा खुलती है। मुख गुहा में खुलती है, कहाँ खुलती है? तो दूसरे मोदर दांत के समीप यह खुलती है। तो हम इसकी बात पहले कर चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर इस स्लाइड के द्वारा हम इसको रिपीट कर रहे हैं। यहाँ ये चपटी पीले रंग की ग्रंथि है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये ग्रंथि कैसी है? चपटी पीले रंग की ग्रंथि है। इस ग्रंथि में जो पदार्थ स्रावित होता है उसे सीरस पदार्थ कहते हैं, इसलिए इसे सीरस ग्लैंड भी कहा जाता है। सीरस ग्लैंड में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है या जलीय तरल का स्राव होता है जो स्टार्च का पाचन करने में सहायक है। स्टेंशन डक्ट है, इसकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बता सकते हैं कि स्टेंशन डक्ट है वो कैसे कार्य करती है। फिर कहा कि पैरोटिड ग्लैंड में कभी कभी वायरस का संक्रमण हो जाता है जिससे एक रोग होता है। इस रोग को हम मम्स के नाम से जानते हैं, इसे मम्स कहते हैं। ये एक संक्रामक रोग है। यदि संक्रामक रोग का मीनिंग है यदि एक व्यक्ति के अंदर ये वायरस फैल जाए तो ये तुरंत क्या है दूसरे व्यक्ति के अंदर, वहीं आसपास में रहने वाले व्यक्तियों के अंदर यहाँ पर फैल जाता है, जिससे एक व्यक्ति से मम्स हो रहा है उसी प्रकार उसे दूसरे व्यक्ति में ये फैलने पर उसमें भी मम्स या कान के पास में सूजन आ जाएगा और तेजी से क्या दर्द होगा यहाँ पर। तो इसलिए कहते हैं ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है। जैसे कोरोना एक प्रकार का डेंजरियस संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति में होते ही तुरंत क्या है हजारों व्यक्तियों में ये कोरोना फैल सकता है। उसी प्रकार मम्स है का जो वायरस है वो भी क्या है तेजी से फैलता है। तो इसके लिए एक वैक्सीन बन चुकी है। इस वैक्सीन को हम कहते हैं सामूहिक वैक्सीन है, ग्रुप वैक्सीन है। 3 रोगों की एक वैक्सीन है जिसे MMR वैक्सीन कहते हैं। इस रोग में क्या होता है, इस ग्लैंड के अंदर सूजन आ जाता है तथा दर्द का एहसास होता है और चेहरे जो अपना तो चेहरा है इस चेहरे पर सूजन आ जाता है और इस प्रकार से लगता है जैसे एक एनिमल है, एक जंतु है, हैमस्टर नाम का एक जंतु होता है और उसका जो चेहरा इसी प्रकार से रहता है कि अपने जो गर्दन है वहां से नेक जो अपनी है इस प्रकार से इसमें स्वेलिंग आ जाएगी, फूल जाएगी और ऐसे चेहरा मोटा मोटा हो जाएगा, तो थिकनेस आ जाएगी। तो एक हैमस्टर जंतु है उसका चेहरा इसी प्रकार का होता है। तो अपना चेहरा भी इस वायरस के संक्रमण से हैमस्टर के समान हो जाता है, हैमस्टर एनिमल के समान हो जाता है। आप देख सकते हो हैमस्टर को, अपन कभी भी आप जो गूगल है उस पर सर्च करके हैमस्टर एनिमल नाम डाल के आप देखोगे तो आपके सामने हैमस्टर एक छोटा सा क्यूट सा एनिमल सामने आ जाएगा जो जिसका चेहरा क्या होता है उसी प्रकार का होता है। जैसे अपने में इस वायरस के संक्रमण से इस पैरोटिड ग्लैंड के आकार में यहाँ पर वो वृद्धि हो जाती है और उस वृद्धि का नाम या चेहरे की जो सिचुएशन बनती है उसलिए उसकी तुलना हैमस्टर जंतु से यहाँ पर कर दी। तो इसलिए कहते हैं कि हैमस्टर फेस है। ये क्वेश्चन भी आता है हैमस्टर फेस है किस बीमारी में होता है, तो हैमस्टर फेस है वो यहाँ मम्स बीमारी में होता है। जिससे कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है, तो आप कहोगे यहाँ पर पैरोटिड ग्रंथि इससे प्रभावित होती है। तो ये यहाँ आप बता सकते हो। ऐसे
मम्स से ग्रसित व्यक्ति की यहाँ पर एक तस्वीर ली गई है, जो क्या साइन क्या बताती है कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर यहाँ मम्स है तो क्या यहाँ पर बताएगी। मम्स यदि है तो आप देखिएगा कि साइन ऑफ द मम्स है तो पहला यहाँ साइन हो जाएगा यहाँ पर स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। मम्स का वायरस का संक्रमण हो गया तो स्वेलिंग हो जाएगी। ईयर पेन व्हेन च्यूइंग, जब भोजन को चबाती हैं तो ईयर पे पेन होता है, कान में दर्द होता है और जबड़े में यहाँ पर दर्द होता है। और डिफिकल्टी इन दिस स्वेलोइंग, जो भोजन का अपन निगलन करते हैं, भोजन को अपन यहाँ पर जब ग्रहण करते हैं और उसके बाद में आगे जब अपन यहाँ पर ग्रास को या भोज्य टुकड़ों को नीचे की तरफ अपन ले जाती है, उस समय क्या तेजी से दर्द होता है। तो डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, इस प्रकार से ये चेहरा आप ये जो एरिया देखेंगे कि ये यहाँ मम से यहाँ जो ग्लैंड थी और ये ग्लैंड यहाँ से यहाँ तक का एरिया आप देखोगे ये इन्फेक्टेड एरिया है और इन्फेक्टेड एरिया होने के कारण यहाँ सूजन आ गया और ये एक साइड में हुआ। यदि दोनों साइड में यदि हो तो ये एरिया भी यहाँ पर सूजन आ जाएगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, यहाँ पर ये मम्स कहलाती है। तो ये अपन देख सकते हैं, ऐसे चेहरे को अपन कहेंगे हेमिस्टर फेस, यहाँ पर कहेंगे ये। तो इस प्रकार से ये बात आप समझ चुके होंगे यहाँ पर। तो इसके बाद में हमें नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि सेकंड टाइप की ग्लैंड क्या है। ये पैरोटिड ग्लैंड थी, इंपॉर्टेंट ग्लैंड थी, इससे क्या क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। दूसरे प्रकार की ग्लैंड है वो अधोजीवा ग्रंथि या सबलिंगुअल ग्लैंड है, जो एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। सबलिंगुअल ग्लैंड है वो यहाँ पर है इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये छोटे आकार की ग्लैंड है और इसके द्वारा जो सलाइवा स्रावित किया जाता है ओनली 5% हिस्सा, टोटल सलाइवा का केवल 5% हिस्सा बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे कम सलाइवा कौन सी ग्लैंड करती है, तो आप कहोगे सबलिंगुअल ग्लैंड है, वो सबसे कम सलाइवा यहाँ पर रिलीज करेगी, सीक्रेट करेगी। कहाँ होती है, तब मैं यहाँ पर आऊं कि ये सपोज अपनी जीभ है, ये ग्लैंड है, इस ग्लैंड के ऊपर क्या पाई जाती है, टंग। ये जीभ है, इस जीभ के नीचे वाला जबड़ा है, वहां पर ये ग्लैंड, इस प्रकार से ये ग्लैंड उपस्थित होती है। और इस ग्लैंड का शेप इस प्रकार से होता है, जैसे अपन कह सकते हैं कि बादाम आपने खाया होगा, बादाम जैसा इस प्रकार का बादाम जैसा इसका शेप होता है। इस ग्लैंड के साथ में यहां पर जुड़ा रहता है विशेष प्रकार की डक्ट है, ये डक्ट है जिसकी नंबर है वो 2 या 2 से अधिक हो सकती है। ये डक्ट यहां पर जुड़ी रहती है और जीभ के ठीक नीचे यह खुलती है। ये एरिया में यहां बताया, ये जीभ के ठीक नीचे खुलती है। तो इस डक्ट को हम कहेंगे सबलिंगुअल ग्लैंड कहेंगे और इस डक्ट को हम यहाँ पर कहेंगे रिविनस डक्ट, जो पहले नाम लिखा हुआ है इसका। और ये लार जो बना रही है, टोटल जो लार स्रावित होता है इसका 5% हिस्सा इसके द्वारा वो रिलीज किया जाता है। तो इस प्रकार की यदि पोजीशन अपने पास में है तो ऐसे डक्ट को हम कहेंगे यहाँ पर अधोजीवा ग्रंथि या सबलिंगुअल ग्लैंड कहेंगे, जो केवल 5% हिस्सा बना रही है। तो लोवेस्ट सलाइवा अपन कह सकते हैं, लोवेस्ट सलाइवा, सबसे कम सलाइवा है वो कौन रिलीज करता है, तो सबसे कम सलाइवा इस ग्लैंड के द्वारा, सबलिंगुअल ग्लैंड के द्वारा रिलीज की जाती है, स्रावित की जाती है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि इस ग्लैंड के जो अन्य कैरेक्टर है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो अन्य कैरेक्टर में आप देखोगे ये जीभ के अगर भाग के समीप स्थित होती है, हमने ये बात की। इससे निकलने वाली जो नलिका है इसको डक्ट ऑफ रिविनस कहते हैं, रिविनस की नलिका कहते हैं, ये हमने बात की। ये सबसे छोटे आकार की लार ग्रंथि है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीट के अंदर ये पूछा गया है कई बार कि सबसे छोटे आकार की लार ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर होगा सबसे छोटे आकार की लार ग्रंथि सबलिंगुअल ग्लैंड है। और ये संकड़ी होती है, चपटी होती है तथा बादाम जैसी होती है, बादाम के आकार की होती है और इसके द्वारा मुख्यतया श्लेष्मा का स्राव किया जाता है, तरल द्रव्य का स्राव किया जाता है। और इन ग्लैंड के स्राव में मुख्यतः अपन कह सकते हैं तरल द्रव्य होता है, म्यूसिन होता है, म्यूकस होता है, परंतु इसमें यहाँ जो पाचक एंजाइम है वो नहीं पाए जाते हैं, न के बराबर होते हैं। यदि होते हैं तो बहुत ही लिस्ट अमाउंट में यहाँ पर ये उपस्थित होती है। इसके बाद में अति सूक्ष्म मात्रा में कह सकते हैं पाचक एंजाइम है वो टाइलिन यहाँ पर हो सकता है।
लेकिन मोस्टली कहते हैं कि केवल पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा टाइलिन का स्राव होता है। तो इस प्रकार से आप इस ग्लैंड को डिस्क्राइब कर सकते हो। इसके बाद में आप देखोगे कि अधोहनु ग्रंथि या सब मैक्सिलरी ग्रंथि या सब मैंडिबुलर ग्रंथि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेलाइवा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेलाइवा मीनिंग है यहाँ पर सर्वाधिक लार का स्राव है वो कौन करता है, तो आपका आंसर होगा मैंडिबुलर ग्रंथि है। यहाँ पर जो सेलाइवा स्रावित करेगी वो सर्वाधिक सेलाइवा का स्राव करती है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पढ़ सकते हो, देख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम सेलाइवा यहाँ पर कौन रिलीज करती है, तो आंसर आएगा आपका सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। यहाँ पर मैक्सिमम सेलाइवा स्रावित किया जाता है। ये ग्लैंड की उपस्थिति आपसे पूछे कि ये ग्लैंड कहाँ होती है, कहाँ पाई जाती है, तो आप कहोगे ये ग्लैंड नीचे वाला जो जबड़ा है और ऊपरी वाला जबड़ा है, दोनों जबड़ों के बीच में यहाँ पर और जीभ के पास में या जोड़ जो होता है उसके पास में ये ग्लैंड उपस्थित होती है। और 70% सेलाइवा उसका सीक्रेशन इस ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। ये जो ग्लैंड है एक डक्ट के द्वारा खुलती है। इस डक्ट को वाल्टन नलिका के रूप में हम जानते हैं। तो यहां मैं पोजीशन यदि बनाऊं, सपोज करो ये ऊपरी जबड़ा है, ये नीचे वाला जबड़ा है, यहां पर ये ग्लैंड है, ऊपरी जबड़ा नीचे वाला जबड़ा, यहां पर ये ग्लैंड है। इस प्रकार से उपस्थित होती है, इस प्रकार से ये ग्लैंड उपस्थित है दोनों साइड में। और इस ग्लैंड में ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाते हुए पाई जाती है, जैसे लग रहा है जैसे किडनी शेप या कांजू शेप ये ग्लैंड उपस्थित है। और ये यहाँ एक डक्ट के द्वारा ओपन होती है। इस डक्ट को हम कहेंगे वाल्टन डक्ट कहेंगे। और इसके द्वारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेलाइवा, कितना परसेंट सेलाइवा, 70% लार है वो इसी ग्लैंड के द्वारा वो स्रावित की जाती है। और ये यहाँ ओपन होती है इंसाइजर के पास में, नीचे वाले जबड़े में जो दांत है, इंसाइजर दांत है, उसके पास में यहाँ पर ये मान लो इंसाइजर टीथ है, इसके पास में ये ओपन हो रही है ये। तो यहाँ इस प्रकार से इसको हम समझा सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बना। तो ये इस बात को हम एक स्लाइड के द्वारा क्या कह सकते हैं कि ये निचले जबड़े के जोड़ पे स्थित होती है और वाल्टन डक्ट के द्वारा जीभ के नीचे खुलती है तथा जीभ के पास में इंसाइजर के पास में खुलती है। कांजू के आकार की है और मुख्यतः जल स्रावी सूक्ष्म मात्रा में श्लेष्मा स्रावी भी होती है। और ये ग्लैंड ध्यान रखा है, एक जंतु जो शाकाहारी जंतु है खरगोश, उसमें ये ग्लैंड है वो नहीं पाई जाती है, उसमें ये ग्लैंड है वो अनुपस्थित होती है। तो इस प्रकार की संरचना यहाँ पर बनती है। इसके बाद में आप देखिएगा कि ये जो लार ग्रंथियां, 3 प्रकार की लार ग्रंथियां थी। इसके अलावा माइनर सेलाइवरी ग्लैंड भी पाई जाती है। माइनर सेलाइवरी ग्लैंड है वो भी यहां उपस्थित होती है। ये ग्लैंड कहां से हो सकती है, यहां पर ऑन टंग, जीभ के ऊपर ये ग्लैंड होती है। एट चिक, अपने गाल के अंदर की तरफ ये ग्लैंड होती है। एट पैलेट, पैलेट के ऊपर ये ग्लैंड होती है जो सूक्ष्म मात्रा में सेलाइवा रिलीज करती है, जिसे अपन नूहन ग्लैंड एक नाम और भी दे सकते हैं, नूहन ग्लैंड, नूहन सेलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियां भी कहते हैं। तो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में या लार का कुछ हिस्सा बनाने में इन ग्लैंड का भी एक सहयोग होता है। ये अब लार की केमिकल संरचना अपन देखें, आप देखोगे या अपन कहेंगे लार है, एक दिन में कितनी लार बनाई जाती है, कितनी अपना मुख गुहा में लार है वो स्रावित की जाती है। तो इन सब बातों का हम अध्ययन करेंगे तो पाते हैं कि पर डे है वो लार है वो 1 से लेकर 1.5 लीटर प्रतिदिन लार स्रावित होती है। आप एक दिन का मीनिंग है 24 घंटे के दौरान अपने मुख गुहा से कितनी लार स्रावित होती है, तो 1 लीटर कम से कम और अधिकतम 1.5 लीटर लार है वो स्रावित होती है। या लार का पीएच देखें तो लार का पीएच 6.8 से 7.4 होता है, या हल्का अम्लीय भी है और हल्का सा क्षारीय भी हो सकता है। ऐसा क्यों है यहाँ पर कि 2 भिन्न भिन्न अवस्थाएं क्यों पाई जाती है, तो आप देखेंगे यहाँ 2 प्रकार की अवस्था, एक प्री मील और दूसरा अवस्था आती है पोस्ट मील।
प्री मील का मीनिंग है यहाँ भोजन करने से पूर्व है। लार का जो पीएच है वो कितनी होती है, तो लार की पीएच भोजन करने से पूर्व 7 से कम होती है, उसमें नियर अबाउट 6.8 पीएच अपन बता सकते हैं होती है। और भोजन करने के बाद पोस्ट मील कह रहे हैं जो 7 से अधिक होती है, जो यहाँ 7.4 तक यहाँ पर पाई जाती है ये, तो इसका मीनिंग यहाँ पर लार की पीएच है वो 6.8 से 7.4 तक होती है। यहाँ एक क्वेश्चन आपने सीखा एंड के अंदर जिपमर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्री मील ऑफ द फूड, भोजन करने से पूर्व अपने लार की पीएच है वो कितनी मिलेगी, तो उसमें 6.8 पीएच मिलेगी। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया कि ये भोजन करने के पश्चात लार होती है, तो अब उसमें ऑप्शन था क्षारीय, अति क्षारीय, कम क्षारीय और अम्लीय। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, तो कम क्षारीय या आंशिक क्षारीय अपन कह सकते हैं वो 7.2 7.3 अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फूड है, वो अपना भोजन का जो प्रकार है उसके अनुसार लार के जो पीएच है वो बदलती रहती है, या कि किस प्रकार का हमने भोजन ग्रहण किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसकी जो रेंज है वो 6.8 टू 7.4 रेंज के रूप में यहाँ पीएच यहाँ होती है। लार का कंपोजिशन आप देखोगे, रासायनिक कंपोजिशन की लार किस प्रकार से यहाँ कंपोनेंट के रूप में पाई जाती है, तो लार के कंपोनेंट में देखा कि केवल पानी होता है इसमें, और पानी भी कितना 99.5% इसके अंदर वाटर होता है। इसके अलावा कुछ इसके अंदर 0.5% है वो सॉलिड सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। इन ठोस पदार्थ में अनेक, इन यहाँ सॉलिड ग्रेन्यूल्स में अनेक प्रकार के यहाँ पदार्थ होते हैं, जिसमें मुख्यतया एंजाइम पाया जाता है जिसे टाइलिन एंजाइम या एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। ये एमाइलेज एंजाइम है वो लार के द्वारा स्रावित होता है, इसलिए इसे लारीय एमाइलेज या सेलेवरी एमाइलेज भी कहा जाता है। इसके बाद में सेलेवरी एमाइलेज जो स्रावित होगा, सर्वाधिक सेलेवरी एमाइलेज कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, तो आंसर होगा सर्वाधिक सेलेवरी एमाइलेज है पैरोटिड ग्रंथि है वो स्रावित करती है। तो ये एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आप समझ गए होंगे। यहाँ पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा मैक्सिमम सेलेवरी एमाइलेज स्रावित किया जाता है, जो स्टार्च के पाचन में, जब अपन आगे पाचन करेंगे, स्टार्च के पाचन में सहायक है, और 70% स्टार्च का पाचन है, 30% स्टार्च का पाचन है वो इसी एमाइलेज के द्वारा होता है बक्कल कैविटी में। इसके बाद में दूसरा लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम एंजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जो यहाँ पर आप देखोगे कि जो स्रावित होगा, और उसके बाद में यहाँ जो बैक्टीरिया फूड के साथ में कोई माइक्रोब या बैक्टीरिया जो प्रवेश कर जाता है, बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है, उसको यहाँ किल करने का काम, या कोई माइक्रोब को किल करने का काम लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम अपने शरीर में कई जगह से स्रावित होता है, जैसे आंसू स्रावित होते हैं उसके अंदर भी क्या है, लाइसोजाइम होता है। टीर के अंदर भी लाइसोजाइम यहाँ पर होता है, जो यहाँ आंखों के अंदर प्रवेश करने वाले जीवाणु या माइक्रोब से शरीर की सुरक्षा करने में सहायक है। इसी प्रकार माल्टेज एंजाइम भी बहुत ही लिस्ट में अमाउंट में होता है, और कुछ यहाँ लिंगुअल या लाइपेज भी होता है जो वसा के पाचन को प्रारंभ करने का प्रयास करता है। तो लेकिन यहाँ वसा का पाचन होता नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर है क्या है, बिल्कुल भी किसी प्रकार की जो इमल्सिफिकेशन की क्रिया है वो नहीं हो पाती है, इसके कारण यहाँ पर वसा का पाचन नहीं हो पाता है। ये वसा का पाचन है प्रारंभ कहाँ होगा, एंजाइम ये काम करेगा, लेकिन प्रारंभ होगा यहाँ पर आमाशय के अंदर, यहाँ प्रारंभ होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद में और कौन कौन से यहाँ पर पदार्थ होते हैं इस लार में, तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ एंटीबॉडी इसके अंदर पाई जाती है जिसे IgA कहते हैं। IgA का क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि IgA अपने शरीर में सुरक्षा के लिए यहाँ एंटीबॉडी बनती है, तो किन किन पदार्थों में IgA होती है, तो शरीर से स्रावित होने वाले जो तरल पदार्थ है उसमें जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो एंटीबॉडी यहाँ पर IgA प्रकार की एंटीबॉडी होती है। जैसे हम कहेंगे मदर के द्वारा जो मिल्क स्रावित होता है इसमें IgA एंटीबॉडी है, आप कहोगे सलाइवा के अंदर है, यहाँ IgA एंटीबॉडी है। तो कहने का मीनिंग है जहां बॉडी से बाहर जो फ्लूइड स्रावित किया जा रहा है उसमें जो एंटीबॉडी होती है वो IgA होती है। इसके अलावा अन्य पदार्थ पाया जाता है, म्यूसिन एक प्रोटीन पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है। म्यूसिन प्रोटीन जो है, म्यूसिन प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है किस प्रकार की प्रोटीन है, तो आप कहोगे ग्लाइकोप्रोटीन है।
ये प्रोटीन इसके अंदर होती है, ये म्यूसिन प्रोटीन है, भोजन को लसलसा बनाने में, लसलसा का मीनिंग है यहाँ पर चिकना बनाने में सहायक है। यदि भोजन चिकना बन जाएगा तो आगे हम भोजन को निगलने में क्या है वो सहूलियत प्रदान की जाएगी और हमारे लिए इजी हो जाएगा, भोजन आसानी से हम क्या है निगल पाएंगे यहाँ। इसके अलावा लैक्टोफेरिन एक और प्रोटीन होती है। इन प्रोटीन के अलावा यहाँ पर ये आयन पाई जाती है, जिसमें सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन और फॉस्फेट आयन यहाँ पर उपस्थित होती है। लार के अंदर ये सब आयन यहाँ उपस्थित होती है। तो ये बात यहाँ पर कंपोजिशन के रूप में हम यहाँ बता सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि लार का स्राव है कब होता है, कैसे होता है। तो लार का जो स्राव होता है वो भोजन को देख के हो सकता है, भोजन की गंध से हो सकता है, भोजन के फ्लेवर से हो सकता है। तो गंध, इन चीजों से वो लार का स्राव है वो अधिक होता है। यहाँ पर क्यों होता है यहाँ पर, या किसी प्रकार की थिंकिंग यदि करें, अच्छे भोजन की अच्छी कल्पना अपन करें तो भी यहाँ पर क्या है लार का स्राव अधिक होता है। लार इस प्रकार का जो स्टिमुलेशन मिलता है किसी प्रकार का, यहाँ पर कोई स्मेलिंग, अपन एक यहाँ ले स्मेलिंग ऑफ द फूड, इस प्रकार का कोई स्टिमुलेशन है या अच्छी गंध आ जाए तो इसका कोई स्टिमुलेशन आता है तो ये स्टिमुलेशन से यहाँ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा। ये एक्टिवेट होगा, जैसे ये एक्टिवेट होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है तो ये यहाँ पर सिलाइवरी ग्लैंड, लारीय जो ग्रंथि है, लारीय ग्रंथि है उनको एक्टिवेट करेगी और लारीय ग्रंथि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिलाइवा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिलाइवा की अधिकांश मात्रा है वो यहाँ पर इसके द्वारा स्रावित की जाती है और मुख में ज्यादा से ज्यादा हम सिलाइवा रिलीज कर पाएंगे। इस प्रकार का स्टिमुलेशन मिलने पर या अपन कोई भोजन कर रहे हैं, किसी प्रकार का भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उस समय ये सिलाइवा अधिक से अधिक स्रावित करती है। तो कहने का मीनिंग कह सकते हैं कि कौन सा नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, लार का स्राव है, लार का सीक्रेशन है, उसका नियंत्रण करता है। तो ये बात हम यहाँ पर समझ गए होंगे यहाँ। लेकिन एक सिस्टम और होता है जिसे हम कहते हैं यहाँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपने शरीर की सभी क्रियाओं को बढ़ाने में सहायक है, एक्टिविटी को इंक्रीज करने में सहायक है। क्यों? क्योंकि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है उस समय एपिनेफ्रिन हार्मोन है वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में बॉडी के अंदर होगा और एपिनेफ्रिन किसी भी एक्टिविटी को, बीएमआर को, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने में, एनहेंस करने में या अपने कार्य को बढ़ाने में हेल्पफुल है। लेकिन अपनी जो डाइजेस्टिव एक्टिविटी आप ध्यान रखिए, कॉमन रूप से डाइजेस्टिव एक्टिविटी, डाइजेस्टिव जूस की सीक्रेशन की एक्टिविटी है उनको एपिनेफ्रिन हार्मोन है वो कम करता है या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको इनहिबिट करता है, संदमित करता है, उसे रोकने का काम करता है। इसलिए जब हम में कभी कभी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है उस समय लार का स्राव कम होगा और उससे मुख अपना सूखने लग जाता है, अपना फेरिंग्स, अपना गला है वो सूखने लग जाता है। ऐसी कंडीशन कब आती है? जब हम हाइपर होते हैं, जब हम एक्साइटमेंट में होते हैं, जब हम उत्तेजित होते हैं किसी कार्य करने के लिए, उस समय आप देखो कि आपका मुख है वो सूखने लगता है। क्यों सूखने लगता है? कि लार का स्राव है उस समय कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? कि बॉडी के अन्य अंग है वो ज्यादा काम करे, इसलिए पानी जो है, वाटर जो है, उसका उपयोग है वह मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हो रहा है यहाँ पर। इस कारण पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो क्या करेगा, यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो इनएक्टिव होगा और जो सिंपैथेटिक है वो ज्यादा एक्टिव होगा, जिससे लार का सीक्रेशन है वो यहाँ पर कम से कम यहाँ पर होगा। इसी कारण हम देखते हैं कई बार अपन कोई कंपटीशन में होते हैं और एथलेटिक्स से कंपटीशन में हो रहे हैं, अपन दौड़ रहे हैं तेजी से, तो उस समय आपका अपना जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा काम करता है, जिससे अपना क्या थोड़ी देर के बाद में होठ सूखने लगते हैं, गला सूखने लगता है, मुख सूखने लगता है, पानी की इच्छा हो जाती है। इसका कारण यही होता है। अपन
एग्जाम देते हैं अच्छी तैयारी करने के पश्चात, तो उसमें टेंशन में रहते हैं अपन कि पेपर कैसा होगा, कैसा पेपर आएगा। उस समय आप देखिएगा आपको प्यास नहीं लगती है, आपको भूख नहीं लगती है। क्यों नहीं लग रही है? कि डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन कम हो गया, या लार का स्राव है वो कम हो गया, इसलिए हमको यहाँ पर भूख नहीं लगती है। यहाँ या अपन किसी कारणवश हाइपर हो रहे हैं, किसी से झगड़ा कर रहे हैं, किसी से अपने किसी प्रकार की कोई ऐसे बहस कर रहे हैं, तो उस समय भी अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा काम करता है। इसके कारण लार का सीक्रेशन है कम हो जाता है। आप देखोगे अपना मुख है वो सूख जाता है, अपना गला है वो सूख जाता है। क्यों? क्योंकि मुख में लार कम बन रही है, क्योंकि यहाँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में लार को बनने में, सीक्रेशन करने में यह क्या इनहिबिट करने का काम कर रहा है। इसलिए ये लार है मोस्टली आप देखोगे आराम की स्थिति में होंगे, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होगी, उस समय लार ज्यादा स्रावित होती है। कई बार आप देखते हो जब स्लीपिंग या अपन रेस्ट करते हैं और इस प्रकार से लेटे रहते हैं तो मुख से अपने आप बाहर लार गिर जाती है। क्यों? क्योंकि रेस्टिंग कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो ज्यादा वर्क करता है, और वो जब ज्यादा वर्क कर रहा है तो डाइजेस्टिव एंजाइम और जो सलाइवा जो एंजाइम है, सलाइवरी जो ग्लैंड है वो ज्यादा वर्क करके यहाँ पर वो इसे लार को स्रावित करेगी। तो कहने का मीनिंग अब सारा एक निकला कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम लार के स्राव को बढ़ाता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम PSN, ये लार का सीक्रेशन इंक्रीज करता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये लार का सीक्रेशन है वो डिक्रीज करता है। तो इसे इतनी बात से, इतने एग्जांपल से दो बात निकल के आई है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज कर रहा है लार को, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है लार को डिक्रीज कर रहा है। तो ये बात यहां पर हम यहां समझ सकते हैं। इसी प्रकार इसको एक स्लाइड के द्वारा इस बात को समझाया गया है कि लार का जो स्राव या सीक्रेशन है इसका प्रेरण कौन देता है? प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में PSNS करता है, इसके द्वारा प्रेरणा दी जाती है। लार का स्राव है का संदमन है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। रोकने का काम कौन करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो लार को रोकेगा, कम स्रावित करेगा। इससे लार का सीक्रेशन कम होने से, यहाँ पर लार का स्राव कम होने से यहाँ पर गला और मुख है वो सूख जाता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर आ जाती है, और तनाव की स्थिति में भी मुख है वो सूख जाता है। आप देखते हैं कभी टेंशन में रहते हैं तो ज्यादा टेंशन रहती है, कोई काम की टेंशन हो सकती है या कोई भी किसी भी प्रकार की टेंशन होती है, उस समय भी लार क्या है वो कम स्रावित होती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि म्यूसिन प्रोटीन है जो भोजन को मुलायम और लसलसा बनाने में सहायक है, जो लार के अंदर है। सामान्य आप देखोगे लार में ग्लूकोज नहीं पाया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्लिनिकल डायग्नोज क्वेश्चन है, डायग्नोसिस कर सकते हैं एक रोग का इस लाइन के द्वारा कि जो सलाइवा है, हम देखेंगे सलाइवा जिसे लार आप कहोगे, इसके केमिकल कंपोजिशन में देखेंगे ग्लूकोज शुगर है वो नहीं होती कभी भी। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सलाइवा में आपने पढ़ा कि यहां पर कहीं पर भी ग्लूकोज, मैंने नहीं बताया कि ग्लूकोज यहां पर प्रेजेंट होता है, और वास्तव में यहां होता भी नहीं है। अब मान लो एक रोग हो जाए, सपोज करो सलाइवा का सैंपल लिया, इस सैंपल में ग्लूकोज मिला, किसके साथ में? सलाइवा प्लस ग्लूकोज ये मिला, सैंपल मिल गया आपको, और उसमें ग्लूकोज भी मिल गया सैंपल में। तो ऐसे कंडीशन में आप देखोगे कि आप एक रोग से ग्रसित हो, उसे अपन कहेंगे डायबिटीज मेलाइटस। ये एक रोग यहां पर हो जाता है, ये मधुमेह रोग जिसे अपन कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस या मधुमेह रोग कहा जाता है। तो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में मधुमेह है तो मधुमेह की पहचान कहां से करेंगे? अपन लार से करेंगे। मधुमेह की पहचान अपन कहां से करेंगे? मधुमेह की पहचान अपन करेंगे यहाँ पर यूरिन से भी कर सकते हैं, लेकिन अपन बात कर रहे हैं लार से। तो लार के अंदर यदि ग्लूकोज पॉजिटिव है तो मधुमेह है, यदि ग्लूकोज नेगेटिव है तो मधुमेह नहीं है यहाँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है, क्या लार में ग्लूकोज पाया जाता है? तो लार में ग्लूकोज नहीं होता है। यदि उपस्थित होता है तो आपके पास में एक रोग है, एक डिजीज है, इसे हम कहेंगे मधुमेह रोग कहेंगे यहाँ।
अब क्वेश्चन है एक और यहां पर उत्पन्न होता है दिमाग में कि क्या लार प्रकृति के सभी जीवों में पाई जाती है, सभी स्तनधारियों में पाई जाती है लार? तो लार अपने स्तनधारियों का एक कैरेक्टर है, ध्यान रखिए। लोअर जंतुओं का यहाँ पर कैरेक्टर नहीं है, लेकिन ये सभी स्तनधारियों में भी नहीं होती। अपने आसपास जो जंतु अपन जानते हैं, कुछ जंतु जैसे कुत्ता, गाय, भैंस, चित्ता, शेर आदि जो जंतु है, इसमें जो अपन कहेंगे लार जो है का ये एक्वस पार्ट जलीय भाग तो होता है, परंतु उसमें एंजाइम नहीं पाया जाता। इस एंजाइम को हम कहते हैं लारीय एमाइलेज एंजाइम, सलेवरी एमाइलेज एंजाइम है, वो सभी जंतुओं में नहीं पाया जाता। अब यहां देखें कि सभी जंतुओं में क्या नहीं पाया जाता, एमाइलेज नहीं पाया जाता। एमाइलेज नहीं होता तो यहां पर कह सकते हैं स्टार्च का पाचन शायद नहीं होता होगा। फिर आप देखोगे एक और जंतु है सुअर जिसे कहेंगे, पिग जिसे कहेंगे। पिग की लार में ये एंजाइम उपस्थित होता है। क्वेश्चन यहां पूछा जाता है कि मनुष्य के अलावा लारीय एमाइलेज और किस जंतु में होता है? तो मनुष्य के अलावा लारीय एमाइलेज यहाँ सुअर के अंदर पाया जाता है। और लार की प्लाज्मा जो लार है, इसकी तुलना हम करेंगे प्लाज्मा के साथ में। जो सेलाइवा थी, जो लार थी, उसकी तुलना हम किसके साथ में? खून के प्लाज्मा के साथ में करें तो दोनों में क्या डिफरेंसेस पाया जाता है? तो लार है वो या हाइपोटोनिक अल्प पराशरी होती है। लार क्या होती है? ये इसकी तुलना में हाइपोटोनिक और ये इसकी तुलना में क्या हो गया? हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक का मीनिंग है इसकी सांद्रता प्लाज्मा की सांद्रता है वो ज्यादा होती है, लार की सांद्रता है वो कम होती है, हाइपोटोनिक है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसका आंसर इस प्रकार से दे सकते हो। तो ये एक बात यहाँ पर कंप्लीट हुई। इसके बाद में कह रहे हैं कि लार कब स्रावित होती है। कई कंडीशन ऐसी होती है, जैसे बुखार होगी, डर लगता है या दस्त की स्थिति हो जाती है, उस समय लार कम स्रावित होती है। तो किस किस कंडीशन में? यहाँ पर बुखार की स्थिति में आप देखते हैं कई बार मलेरिया बुखार हो जाती है, वायरल बुखार हो जाती है, या किसी प्रकार की अन्य फीवर हो जाती है, टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा बढ़ जाता है, तो मुंह या गला सूखने लग जाता है और पानी की डिमांड ज्यादा होती है। उस समय बुखार के समय व्यक्ति पानी ज्यादा पीने का प्रयास करता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि सिंपैथेटिक वेरियस सिस्टम एक्टिवेट है और उस समय लार का स्राव नहीं होने देगा। तो लार का स्राव कब होगा? कब? बुखार के समय। कब? जब डर लगेगा आपको। देखिए अचानक किसी चीज का डर लगता है, उस समय गला सूख जाता है, मुंह सूख जाता है, उस समय आप देखोगे और एहसास करोगे कि आप डरे हुए हो। एक पहचान भी है। किस प्रकार की पहचान है? कि आपके सामने अचानक आप देखिए एक गेट है, गेट को आप खोलोगे और उसके सामने एक कोबरा बैठा है, एक स्नेक बैठा है, तो आपको खुलते ही आप क्या चिल्लाओगे यहां पर, और आपका मुख है वो बिल्कुल सूखा सूखा मिलेगा। सडनली यदि क्लिनिकल अपन चेक करें तो हम कह सकते हैं कि आपको यहां पर डर लगा है। आप चाहे भले ही कहो कि हमें डर नहीं लगा है, आप लार के अमाउंट को देखते हुए, तुरंत मुख के सुखापन को देखते हुए हम बता सकते हैं कि यहां पर आपको डर लगा है। तो इस प्रकार हम यहां पर बताएंगे ये स्थिति है, उसमें लार कम स्रावित होती है। मानसिक तनाव और मुख की सफाई न होना एवं पार्किंसोनिज्म रोग है, उस समय लार का स्राव ज्यादा होता है। पागल जो लोग देखते हैं, पागल लोग होते हैं, पागल मानसिक तनाव, मेंटली डिस्टर्ब जो लोग होते हैं, उनमें लार हमेशा ज्यादा स्राव होती है। एक मानसिक रोग का नाम दिया गया है, उस रोग को कहते हैं पार्किंसोनिज्म रोग कहते हैं। इंपॉर्टेंट रोग है पार्किंसोनिज्म। क्या है? एक मानसिक रोग है। इस रोग में व्यक्ति के मुख से निरंतर लार स्रावित होती रहती है, रुकती नहीं है बार। तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे लार ज्यादा स्रावित होती है। ड्रोलिंग एक पॉइंट लिया गया है, एम्स में पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन अबाउट दैट ड्रोलिंग? ड्रोलिंग क्या है? ऑप्शन दा अनियंत्रित रूप से मुख से लार का टपकने की स्थिति को हम क्या कहेंगे? ड्रोलिंग कहेंगे। कंटिन्यू यहां पर माउथ से लार है नीचे, यहां चलती रहती है, इसकी यहां बूंदे गिरती रहती है, तो डॉक्टर मेडिकल लैंग्वेज में इसे क्या कहेगा कि ड्रोलिंग की क्रिया हो रही है या ड्रोलिंग हो गया है। इसके बाद में हम कह सकते हैं लार क्या क्या कार्य करता है। तो अब तक जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी, उस स्ट्रक्चर में विभिन्न कार्य को हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट कार्य कर रहा है मुख, गुहा, जीभ और होठों को मुलायम बनाए रखने में और गीला बनाए रखने में लार सहायक है। उचित वाणी
बोलने में, स्पीच में लार सहायक है। यदि वो लार नहीं हो तो मुंह सूख जाएगा और जिसे उचित शब्द नहीं निकल पाएंगे। इसके अलावा भोजन को लसलसा और अर्ध ठोस बनाने में लार सहायक है। इसके अलावा स्वाद कलिकाएं पाई जाती है मुख में, जो जिसके उत्प्रेरण में लार सहायक है। लार स्रावित होगी तो स्वाद कलिकाएं हैं वो प्रेरित होगी। मुख और जीभ की सफाई करवाने में लार है वो सहायक है। भोजन के पाचन में सहायक है और लाइसोसोम में जो एंजाइम होता है वो जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो इस प्रकार से लार है वो जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक है। मुख की सुरक्षा करने में या शरीर की सुरक्षा करने में लार है वो सहायक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ समझ में आया होगा कि एक सलाइवा ग्लैंड, एक लार ग्रंथि जो है किस प्रकार से अपने शरीर के लिए इतनी उपयुक्त है, इतनी महत्वपूर्ण है, जो भोजन का पाचन तो करती ही करती है, लेकिन इसके साथ में अपने दैनिक जीवन को चलाने में भी विभिन्न प्रकार से क्या है, हेल्पफुल है। यदि लार का स्राव है वो बंद हो जाए, कम हो जाए, तो हम तुरंत विभिन्न प्रकार के संक्रमण से ग्रसित हो जाएंगे, बोलने की क्षमता कम हो जाएगी अपनी, और विभिन्न प्रकार के रोग है वो यहाँ माउथ से संबंधित रोग है, डिजीज है, वो यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। तो ये बात आपके यहाँ तक ये लेक्चर आपने यहाँ सुना, ये समझ में आया है। और इसकी कुछ बातें थी जो टेक्निकल वर्ड है उसको आप साथ साथ में नोट कर लीजिएगा और उसे एक बार दो बार आप रिवाइज करें और उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करें। अपन डीपीपी के द्वारा क्वेश्चन भी हम लोग देंगे आपको। और आपके पास में कोई ऐसी आसपास में किसी बुक सेलर के पास में बुक है तो बुक लेके हम इनके क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाएंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अपने कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसी के साथ में बने रहेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।